नमस्कार बंधुओं, कैसे हो सभी? ठीक हो सभी? क्या चल रहा था? स्वर व्यंजन उनकी परिभाषा हो गई थी, अब बात कर रहे थे। जहां तक कराया समझ आ गया था? कोई जिज्ञासा तो नहीं है वहां तक? सबके समझ आ गया? तो लिखो अब आगे। व्यंजनों का वर्गीकरण आगे लिखो। आज आधे आए हैं क्या? अच्छा ऐसे है, तभी आज की संख्या कम दिख रही है। आधे घर से बैठ के देख रहे हैं रजाई में घुसड़ के। लिखो व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का और व्यंजनों के बारे में मैं बता चुका था। अब लिखो आगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को हम बांट देते हैं 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 8 भागों में। सबसे पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहला कौन सा होता है? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा संघर्षी व्यंजन। सबसे पहला कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा संघर्षी व्यंजन। तीसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो स्पर्श भी करे और संघर्ष भी करे। चौथा होता है नासिक्य व्यंजन। चौथा होता है नासिक्य व्यंजन। पांचवा होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इसके बाद में जो 3 बाकी हैं वो बने हैं य, र, ल और वैसे। यह और वह, ये क्या कहलाता है? संघर्षहीन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघर्षहीन कहलाता है। और र जो होता है ये कहलाता है प्रकंपित। क्या कहलाता है? प्रकंपित कहलाता है। और जो लय होता है ये क्या कहलाता है? पार्श्विक कहलाता है। क्या? पार्श्विक। इस प्रकार से बाकी के जो 3 भेद हैं वो किससे बने हैं? य, र, ल, से। तो इसका जो छठा भेद होता है वो होता है प्रकंपित। छठा भेद कौन सा है? प्रकंपित, जिसमें पहले क्या करना पड़ता है? कंपन करना पड़ता है। सातवां भेद होता है पार्श्विक। सातवां भेद कौन सा होता है? पार्श्विक होता है। और 8वां जो भेद होता है वो कौन सा होता है? 8वां जो भेद होता है वो कौन सा होता है? संघर्षहीन होता है। कौन सा हीन? संघर्षहीन। जो किससे रहित हो? संघर्ष से रहित हो। संघर्षहीन। तो वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। अब कैसे कैसे बांट दिया ये आपके सामने है। अब इसके आगे लिख दो कैसे कैसे। बाकी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? हो जाएंगी। कल दूसरी लगवा दूं क्या एक आपकी अपनी जगह? है? परेशान हो रहे हो क्या हिंदी से?
हैं, कल तुम्हारी दूसरी लगवाता हूं फिर। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से? कै, खे, गे, घे। क वर्ग, टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे। त वर्ग, ते, थे, दे, धे। प वर्ग, पे, फे, बे और भे। कितनी हो गई इनकी संख्या? 16। ये 16 क्या कहलाते हैं? स्पर्शी। बताया था ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? तो आपकी जगह नहीं सर, आपके बाद लगवा दो। कै खे गे गे, टे ठे डे डे, ते थे दे दे, पे फे बे बे। संघर्षी कौन कौन से होते? तीनों से साथ में है। क्यों होते हैं? कारण सहित पढ़ेंगे, अभी केवल इसको बना लो डायग्राम को। संघर्षी तीनों से और है होते हैं। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आएंगे? चे, छे, जे, झे। नासिक में कौन कौन से आएंगे? अंग, या, अणे ने में अंग, या, अणे ने में नासिक के। उत्क्षिप्त में कौन कौन से आते हैं? अड और अढ। प्रकंपित कौन सा होता है? रे। पार्श्विक कौन सा होता है? ले। और संघर्षहीन कौन से होते हैं? ये और वह होते हैं। छाप दो इनको। एक आदि और करवाओ, हटानी नहीं है। एक और आदि मतलब छाप दो। व्यंजनों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों। पूरे टॉपिक आप ही पढ़ाना, मैं ही पढ़ाऊंगा महेंद्र। छाप लो। तो वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। लगाएंगे प्रदीप मांडा, और सारी लगेंगी, धीरे धीरे घबराओ मत, है ना? हिंदी लग गई, बाकी की भी लग जाएंगी। लुक ही चेंज हो गया हर आपका पिछले साल से। अच्छा, छाप दिया। कुछ लाया क्या खाने को? सुबह से कुछ नहीं खिला रहे हो तुम। समझ तो आ रहा है या छापते ही जा रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, तुम ऐसे रहते हो सुस्त सुस्त से, तो कई बार ऐसा लगता है समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांट दिया? स्पर्शी, संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, नासिक के उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक और संघर्षहीन। क्या खाओगे सर? अरे तुमसे नहीं कह रहा भैया, मैं तो इनसे कह रहा हूं, मेरे अपने स्टूडियो असिस्टेंट से कुछ खिलाते ही नहीं सुबह से शाम तक। लिखो स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श और स्पर्शी में अंतर पता है? स्पर्श और स्पर्शी, स्पर्श कितने होते हैं और स्पर्शी 16। ध्यान रखना इस बात का, कल बताया था ना, स्पर्श को जब 3 भागों में बांटेंगे तो इसमें कौन सा आ जाएगा? स्पर्शी आ जाएगा। तो लिखो सबसे पहला स्पर्शी व्यंजन, जिसमें क्या करना पड़े? स्पर्श करना पड़े।
स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन में लिखो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, ब। कितनी संख्या थी इनकी? ये 16 क्या कहलाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। लिख दिया। दूसरा लिखो संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें जीवा को क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़े। संघर्षी व्यंजन। अब इनको संघर्षी व्यंजन क्यों कहा गया, समझना कारण। देखो, मान लो दो उच्चारण अवयव है, कोई भी दो उच्चारण अवयव है, और जब इसमें से किसको निकलना हो, हवा को निकलना हो, तो आराम से निकल जाएगी। कहीं कोई स्पर्श हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। लेकिन दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाए कि बीच का मार्ग कैसा हो जाए? छोटा। और जब उसमें से वायु निकलेगी तो ऊपर और नीचे घर्षण होगा नहीं होगा? संघर्ष भी होगा नहीं होगा? और घर्षण या संघर्ष होगा तो वायु कैसी हो जाएगी? गर्म होगी। और गर्म को क्या कहते हैं? ऊष्म कहते नहीं कहते? तो दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग कैसा हो जाता है? छोटा। और जब मार्ग छोटा होगा तो उसमें से वायु निकलेगी तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के कारण वायु कैसी हो जाती है? गर्म। इसलिए इनको क्या कहते हैं? संघर्ष करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? संघर्षी। और संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए क्या कहलाते हैं? समझ आया? तो लिखो संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, और वायु संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है, और वायु संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और वायु संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है,
संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कोई रह गया है तो दोबारा बोल रहा हूं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं संघर्षी? हैं तीनों से साथ में है, तो ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी। नीचे नोट लगाओ और नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष करके लिखो, विशेष। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। यही क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण भी कहलाते हैं। तीसरा कौन सा है? स्पर्श संघर्षी, जिसमें स्पर्श भी करना पड़े और संघर्ष भी करना पड़े। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखो, स्पर्श संघर्षी जिसमें स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो। अब स्पर्श संघर्षी होते कौन कौन से? च, छ, ज, झ। अब इनको स्पर्श संघर्षी क्यों कहते हैं? कारण समझना। जो च वर्ग है इसको कहां से बोला जाता है? तालु से। और जब तालु से बोला जाता है तो जो जीवा होती है पहले नीचे फिर ऊपर जाती है, तालु की ओर। पहले नीचे फिर ऊपर जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? और समय के बाद संघर्ष भी होगा नहीं होगा? तो मैंने जैसे कहा क और ये कहा च, तो च बोलने में जीवा नीचे से ऊपर जाएगी तालु की ओर, क्योंकि इच्छु ऐसा नाम तालु। तो च वर्ग कहां से बोलता है? तालु से। तो च बोलने में जीवा नीचे से फिर ऊपर जा रही है, तो समय ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो संघर्ष भी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो जिसके उच्चारण में समय भी ज्यादा लगे और संघर्ष भी करना पड़े वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो एक बोला क और एक बोला च, तो च बोलने में पहले नीचे फिर जीवा ऊपर जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो लिखो, स्पर्श संघर्षी में लिखो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। गुरुजी इतनी स्पीड से तो शर्मा जी भी फेरे के मंत्र नहीं पढ़ते, स्पीड ज्यादा है क्या है? अब तो कितना धीरे बोल रहा हूं, ऐसे क्यों कर रहे हो? है लिखो, क्या लिखा? वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग प्रदीप मांडा कॉपी पेस्ट मत मार, अभी हिंदी चल रही है, कल लगवाता हूं तुम्हारी दूसरी क्लास। क्या लिखा? उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, और उच्चारण के बाद वाला भाग
संघर्षी हो जाता है। उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से होते हैं स्पर्श संघर्षी? च छ जय जय। अगला कौन सा है? नासिक्य। तो नाम से पता लग रहा होगा जिसके उच्चारण में किसका प्रयोग ज्यादा होता है? नासिका का। वो क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का प्रयोग तो कम और नासिका का प्रयोग ज्यादा हो, अर्थात हवा का जो वेग है वो मुख से तो कम निकले, किससे ज्यादा निकले? नासिका से। क्या कहलाएंगे? नासिक्य व्यंजन। तो लिखो नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां। लिखो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग मुख से कम, हवा का प्रमुख वेग मुख से कम नासिका से ज्यादा निकलता है, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? अंग, या, अणे, ने में। हिमेश रेशमिया किससे गाता है? मुख कम नासिका का ज्यादा प्रयोग करता है, तो मुख को कम खोलेगा। अब देखो कुछ छिद्र जो नासिका के जो छिद्र हैं वो कहां जाके खुलते हैं? मुख के भीतर। तो मुख कम खोलेगा तो हवा का वेग किसके माध्यम से बाहर आएगा? नासिका से। और जब नासिका से आएगा तो छिद्र पतले छोटे, तो पैनी आवाज आएगी नहीं आएगी? तो इसीलिए हिमेश रेशमिया की आवाज कैसी होती है? पैनी, क्योंकि वो मुख कम नासिका प्रयोग ज्यादा लेता है। छाप दिया? कौन कौन से होते हैं? अंग, या, अणे, ने में। नीचे लिखो विशेष, और विशेष करके लिखो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। अगला कौन सा है? उत्क्षिप्त। अगला प्रकार कौन सा है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखो इसमें उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। तो उत्क्षिप्त व्यंजन होते कौन कौन से है? ड और ढ नहीं होते, अड और अढ होते हैं। कौन से होते हैं? अड और अढ होते हैं। अगर इनके नीचे बिंदी नहीं है तो इनको बोलेंगे ड ढ, और अगर इनके नीचे बिंदी लग गई तो फिर इनको क्या बोला जाता है? अड अढ। देखो
उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ, जिसके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। एक तो बोल के देखो, डे ढे, और एक बोलो अड अढ़, तो जीवा ऐसे होती है। और जब इनको बोलते हैं तो जीवा ऐसे घूम के और मसूड़े को छूती है और फिर इनको ऐसे फेंका जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। इन्हीं को कहा जाता है ताड़न जात। इन्हीं को क्या कहते हैं? ताड़न जात। इन्हीं को कहा जाता है ताड़न जात। ताड़न माने क्या होता है? निकालना या भगाना। जात माने जाति से। ऐसा लगता है जैसे जीवा इन्हें अपनी जाति से क्या कर रही हो? निकाल रही हो, भगा रही हो, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ताड़न जात। इन्हीं को कहा जाता है द्विगुण। क्या कहा जाता है इनको? द्विगुण, क्योंकि डे और डे की अपेक्षा इनमें कितना समय लगता है? 2 गुना। तो बोल के देखो, ड ढ अड अढ़, दोना समय लग रहा है, नहीं लग रहा? इसलिए इनको क्या कहते हैं? द्विगुण। इन्हीं को कहा जाता है द्विपृष्ठ। क्या कहा जाता है? द्विपृष्ठ। तो इनके 4 नाम है, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ। तो लिखो, ये इसमें लिखो पहले, ये बाद में लिखना, अभी नहीं लिखने इनको, मैं नोट लगवा के लिखवाऊंगा इन्हें। लिखो, उत्क्षिप्त व्यंजन में लिखो। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। लिखो, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, जैसे इन्हें फेंक रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन? अड और अढ़, छाप दो दोनों को। जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। देखो, कौन कौन से होते हैं उत्क्षिप्त? अड और अढ़। नीचे विशेष करके लिखो, विशेष, और विशेष करके लिखिए। इन्हें ताड़न जात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। इन्हें ताड़न जात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। तो चारों नाम ध्यान रखोगे, इनको ताड़न जात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। समझ आया? आगे लिखो। अगला कौन सा है? प्रकंपित, जिसमें पहले क्या करना पड़े? कंपन करना पड़े। उच्चारण से पहले जीवा क्या करती है? कंपन करती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकंपित। होता कौन सा है? रे। अब आप जब बोलते हो रे, रे बोलने में देखो जीवा कांप रही है, नहीं कांप रही? रे, तो ऐसा लगता है जैसे जीवा क्या कर रही हो? कंपन कर रही हो, 2-3 बार कांप रही हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन। लिखो, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में
अरे हिंदी की बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों घबरा रहे हो? 20 प्रश्न आएंगे, कॉपी में से आ जाएंगे। लिखो, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा को, शुद्ध लिखना जिह्वा, जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। कौन सा होता है प्रकंपित व्यंजन? र। कौन सा होता है? र होता है, क्योंकि इसमें पहले क्या करना पड़ता है? कंपन। अब ऐसा नहीं लगता जैसे जीवा से ये लुढ़क रहा हो, इसलिए इसी को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। तो विशेष करके लिखो, विशेष, और विशेष करके लिखो, जिह्वा से, जिह्वा से लुढ़कता हुआ सा महसूस होने के कारण, जिह्वा से लुढ़कता हुआ सा महसूस होने के कारण इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। जिह्वा से लुढ़कता हुआ सा महसूस होने के कारण इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहलाता है ये? लुंठित वर्ण भी कहलाता है। 7वां कौन सा होता है? पार्श्विक। अब इसमें जो पार्श्विक है ये किससे बना है? पार्श्व धन इक से। किससे बना है? पार्श्व धन इक से। और पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व कहते हैं पास या आसपास या अगल बगल। पार्श्व कैसा रूप है? तत्सम रूप है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? पास। और पार्श्विक व्यंजन होता कौन सा है? लय होता है। कौन सा होता है? लय होता है। और जब हम बोलते हैं ल, ल बोलने में जो जीवा होती है ऐसे घूम के मसूड़े को छूती है, और जो हवा का वेग आता है वो कहां से आता है? फेफड़ों से। कहां से आता है? मैंने कहा था ना, फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा। और फेफड़े कहां होते? यहां या यहां? यहां थोड़ी होंगे, नीचे। अब हवा का वेग आएगा तो कहां से आएगा? जीवा से, ऐसे घूमता हुआ। अब ऐसे आएगा, और अगर जीवा ऐसे है तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन जब लय बोलते हैं, बोल के देखो, लय, लय बोलने में जीवा ऐसे मुड़ गई और ऊपर छू गई मसूड़े को, तो जीवा ऐसे होती है तो निकल जाता है हवा सीधा। अब ऐसे करके जीवा मसूड़े को छुएगी। अब हवा का वेग नीचे से आएगा तो कहां टकराएगा? यहां। अब यहां टकराएगा तो रास्ता बंद हो गया, फिर हवा का वेग कहां से निकलेगा? जीवा के आसपास या अगल बगल से। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक। तो लय बोलने में जीवा तो मुड़ जाती है और हवा जीवा के आसपास से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक। लिखो, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा मसूड़े को छूती है, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा मसूड़े को छूती है और हवा का प्रमुख वेग, और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है।
वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा मसूड़े को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। कौन सा होता है पार्श्विक व्यंजन? ल। अगला कौन सा है? संघर्ष, जो किससे रहित हो? संघर्ष, जिसमें क्या नहीं करना पड़े? संघर्ष नहीं करना पड़े। क्या कहलाते? संघर्षहीन। संघर्षहीन कौन कौन से होते? यह और वह। अब यह और वह को संघर्षहीन क्यों कहते हैं? आप कोई भी स्वर बोलते हो तो जीवा को संघर्ष करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। आपने बोला र, जीवा कांपी र। आपने बोला ल, तो भी जीवा हिली। आप बोल के देखो य, जीवा हिली क्या? आपने बोला व, जीवा हिली क्या? जीवा नहीं हिलती, केवल होंठ हिलते हैं। क्या हिलते हैं? केवल होंठ हिलते हैं। अब जब आप बोलते हो व और वह बोलेंगे तो ये किससे बोला जाता है? कहां से बोलते हैं वह को? होंठ से। और होंठ कौन सा? ऊपर का या नीचे का? नीचे का। नीचे का होंठ और ऊपर के दांतों के सटने से क्या बोला जाता है? वह। इससे प्रश्न बनता है, यदि ऊपर का होंठ काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? वह या ब? ब। यदि नीचे का होंठ काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? वह और ब दोनों। नीचे का होंठ में वह भी काम आ रहा है और बा तो दोनों में आएगा। ब, दोनों सटेंगे तभी बोलेगा ब। लेकिन ऊपर का होंठ काट दो, इस ब पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वन, वन, नीचे का होंठ और ऊपर के दांत के सटने से वह बोलता है। तो प्रश्न बनता है, यदि ऊपर का होंठ काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? वह, ब, वह और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? ब। अगर प्रश्न बन जाए, यदि नीचे का होंठ काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? ब और ब दोनों। ठीक है ना? अब ऐसे ना देखे, ऐसे पूछ ले, यदि आपके ऊपर के दांत तोड़ दिए जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? वह। अब आपको ये सारी चीज यही सीखनी है। पेपर में जाओगे, कैंची ले जाना अलाउ नहीं, काट के देख लेते। अलाउ है क्या? आप जब पेपर में जाते हो, हॉल में घुसते हो तो पहले चेकिंग होती है नहीं होती? क्यों होती है? कहीं आप कोई ऐसा औजार ना ले जाओ जहां पे प्रयोग करके देख लो काट के, इस वजह से। तो यही सीख लो। तो ऊपर का होंठ काटने से किसमें समस्या आएगी और नीचे का काटने से दोनों में। ठीक है ना? और ऊपर के दांत तोड़ने से किसमें? तो अगर किसी बूढ़ी काकी से वह बुलवाया जाए कि अम्मा वह बोल, और उसके दांत ही नहीं हो ऊपर के, तो केवल वह नहीं बोलेगा, हवाई आएगी फुस फुस, बस कुछ नहीं बोलेगा। बोल ही नहीं सकती, क्योंकि जब होंठ सटेगा ही नहीं, और सटेगा ही नहीं तो हवा कैसे निकलेगी? तो केवल मिसकॉल सी आएगी। तो क्या नहीं आएगा? वर्ण नहीं बोलेगा। तो लिखो संघर्षहीन, और संघर्षहीन में लिखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं संघर्षहीन वर्ण? य और वह। बा नहीं होता, वह होता है। वह लिख दिया। नीचे विशेष करके लिखो, विशेष, और विशेष करके लिखो स्वरों से
विशेष करके लिखो, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो अर्धस्वर कौन कौन से होते? यह और वह। क्यों? क्योंकि इनमें स्वरों से मिलता जुलता योग होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो ये क्या हो गया? व्यंजनों का वर्गीकरण। आया समझ? अब लिखो आगे। अब स्वरों को अलग पढ़ा, व्यंजनों को अलग पढ़ा, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। अब एक साथ स्वर और व्यंजन पढ़ने किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। वर्ण, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। अरे स्वरों के वर्गीकरण की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल, इसलिए नहीं कराया है। स्वरों के वर्गीकरण की आवश्यकता थी नहीं, ठीक है ना, इस वजह से नहीं कराए। लिखो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण, क्योंकि ये तो इनकी तो जरूरत पड़ती है व्यंजनों के वर्गीकरण की। स्वरों के वर्गीकरण की आपके इसमें आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है तुम सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रही हो, उस वजह से आपको उसकी जरूरत महसूस हो रही है। आपकी टीम को बोलो, जब आप बोलो तो आपको ही दिखाएं, पैनल को नहीं। तो भाई मुझे ही दिखाया करो ना जब मैं बोलूं तो। लिखो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक अघोष और एक सघोष। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अघोष और एक क्या होता है? घोष या सघोष। एक तो क्या होता है? अघोष होता है और दूसरा क्या होता है? घोष या सघोष होता है। इनको समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपके ये संधि में बहुत काम आने वाले, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल भी नहीं रटना। अभी समझाऊंगा, ध्यान देना। अघोष, अघोष लिख दिया क्या? घोष या सघोष। ए माने क्या होता है? नहीं। और घोष माने होता है गूंज, नाद या कंपन, जिसमें क्या नहीं हो? गूंज, नाद या कंपन नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष। और जिनमें क्या हो? गूंज, नाद या कंपन, जिसको किसके साथ बोला जाए? गूंज, नाद या कंपन के साथ, वो क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष। लिखना नहीं कुछ भी अभी है, केवल समझना। अब मान लो मैंने कहा अघोष। अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से। अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से। और जो घोष या सघोष होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ये रहे लैब है, छापने नहीं, अभी दूसरे तरीके से लिखाऊंगा, अभी मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। अब है भी आएगा, नहीं आएगा। और जहां पर अर्धस्वर आएंगे वहीं क्या आएंगे? सभी स्वर आएंगे, नहीं आएंगे? जहां अर्धस्वर आएंगे वहीं सभी स्वर आएंगे, नहीं आएंगे? तो अर्धस्वर कहां रहे? यहां, तो सभी स्वर भी यहीं होंगे, नहीं होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, ये क्या कहलाते हैं? अघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रहे लैब है और सभी स्वर, ये क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष। क्यों?
जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो और जब काम की शुरुआत करोगे तो उस काम में आपको अनुभव कम होगा। अनुभव कम होगा तो स्पीड भी कम होगी, नहीं होगी। मान लो आप कोई उदाहरण ले लो, दर्जी का लेते हैं। जब दर्जी कपड़ा सीना सीखता है और जब कपड़ा सीना सीखता है तो उस समय उसके पैर की चाल कैसी होती है? धीमी होती है शुरू में। और चाल धीमी होगी तो मशीन भी कैसे चलेगी? धीमी चलेगी। अब धीमी चलेगी तो गूंज नाद या कंपन भी धीमे होगा, नहीं होगा। लेकिन जब उसको कई साल हो जाती हैं मशीन कपड़ा सीते सीते, तो जब सीखते जाता है, कई वर्ष हो जाती हैं, तो उसके पैर की चाल तेज होती है, नहीं होती। और जब पैर की चाल तेज होगी तो मशीन भी तेज चलेगी, नहीं चलेगी। और जब मशीन तेज चलेगी तो गूंज नाद या कंपन भी ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो शुरू में तो धीमी थी, बाद में कैसी हुई? तेज। और एक उदाहरण सुनो। आप विद्यालय गए हो पहले छोटे से, याद होगा आपको? नहीं होगा, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं। जब आप छोटे थे पहली कक्षा में, आजकल तो यूकेजी, एलकेजी, पीकेजी, पता नहीं कौन कौन से केजी आ गए। पहले तो सीधा पहली कक्षा होती थी। और आप जब छोटे थे, पहली कक्षा में थे, उस समय जब छुट्टी होने वाली होती थी तो एक विद्यार्थी आगे स्टेज पे आ जाता, वो बोलता छोटा बड़ा ABCD गिनती, और पूरा कक्षा कक्ष उसके पीछे तेज तेज बोलता, नहीं बोलता। तो जब वो पहले बोलता, जैसे मान लो छोटा बड़ा बोलता, तो कैसे बोलता? पहले बोलता का कबूतर, फिर उधर से आवाज कैसे आती? का कबूतर। फिर बोलता खा खरगोश, फिर आवाज कैसे आती? खा खरगोश। जैसे ही वो गा गैया पे आता तो कैसे बोलता? पहले सांस नीचे खींचता, फिर जोर से ऊपर खींचता, तो कैसे बोलता? का कबूतर, खा खरगोश, गा गैया। बोलता, नहीं बोलता? जोर से। और फिर और जोर से बोलता घा घड़ी। अब बेचारे में इतना ही जोश होता, अंग पे आके क्या हो जाता? थक जाता अंग। ऐसे बोलता। फिर आता चा चम्मच, फिर आवाज आती चा चम्मच, फिर छा छतरी, छा छतरी। जैसे ही कहा आता जा जलेबी, फिर जोर से बोलता, फिर और जोर से मारता झा झंडा, और अंग पे आके क्या हो जाता? जोश खत्म। तो शुरू के जो दो वर्ण थे, कै कबूतर और खे खरगोश, उसने धीरे बोले। गा गैया और घागड़ी जोर से बोले, नहीं बोले। तो शुरू में कैसे बोला? धीमे। और बाद में उसको कैसे बोल दिया? तेज बोल दिया। तो शुरू के जो वर्ण होते हैं उन्हें कैसे बोला जाता है? धीमे बोला जाता है, और बाद के तेज बोले जाते हैं। तो प्रारंभ में आने वाले पहला, दूसरा और तीनों से ये क्या कहलाते हैं? अघोष। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यर लेवे है और सभी स्वर घोष कहलाते। ये बात समझ आई? तो लिखो सबसे पहले अघोष, और अघोष में लिखो ए धन घोष। ए माने नहीं और घोष माने गूंज नाद या कंपन, जिसमें क्या नहीं हो? गूंज नाद या कंपन नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? अघोष। तो लिखो सबसे पहला, लिखो अघोष। लिखो, इसमें लिख दो ऐसे, ए धन घोष, ए धन घोष। ए का मतलब क्या होता है? नहीं। और घोष का मतलब गूंज नाद या कंपन। तो जिसमें क्या नहीं हो? गूंज नाद या कंपन नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? अघोष। तो लिखो अघोष। घोष का अर्थ होता है, लिखो इसको लिखने के बाद, घोष का अर्थ होता है गूंज नाद या कंपन। घोष का अर्थ होता है गूंज नाद या कंपन, अर्थात वे वर्ण
जिनके उच्चारण में, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। कौन से होते हैं अघोष? प्रत्येक वर्ग का, लिखो, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। कै वर्ग का पहला दूसरा? कै और ख? च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। और क्या आएंगे? तीनों से। और इनकी संख्या कितनी होती है? 13। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से क्या कहलाते हैं? अघोष। क्योंकि इनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता, इसलिए ये अघोष होते हैं। समझ आया? याद रखोगे, क्योंकि काम आएंगे ये सभी चीज संधि में। तो वहां फिर मुझसे पूछो, मैं पढ़ाऊंगा। यदि द के बाद में अघोष वर्ण आ जाए या वर्ग के प्रथम वर्ण क छ ट त प के बाद में घोष वर्ण आ जाए, तो क छ ट त प का अपने वर्ग का तीसरा होता है। तो वहां मत पूछना अब अघोष सघोष, यहां बता रहा हूं बहुत विस्तार से। दूसरा लिखो घोष या सघोष। दूसरा लिखो घोष या सघोष। तो घोष का मतलब क्या होता है? गूंज, नाद या कंपन, और स माने सहित। अरे प्रदीप मांडा, अभी एक ही क्लास चल रही है हिंदी की, ठीक है? बढ़ेगी जब पता लग जाएगी, कल आपकी क्लास में हो सकता है अपनी जगह साइको की लगवाऊं, ठीक है? तो अभी जो चल रही है एक ही चल रही है। लिखो घोष या सघोष। लिखो अगली लाइन लिखना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन पैदा होता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन पैदा होता है, गूंज, नाद या कंपन पैदा होता है, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। कौन से होते हैं घोष या सघोष? लिखो, जैसे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा।
अब क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? ग ग अंग। क्या होता है? ग ग अंग। च वर्ग का जय जय या क्या होता है? जय जय या। ट वर्ग का डैढैणे। ट वर्ग का डैढैणे। त वर्ग का दैधने और प वर्ग का बै भै में। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और क्या आएंगे? येरे लेबे। येरे, तो येरे लेबे होता है या येवे रेले होता है? ये सही है। और संस्कृत होती तो वह पहले आता रे की जगह, ये वे रेले। तो ये रे लेवे है और सभी स्वर। अब इनकी संख्या गिनोगे तो 31 हो रही होगी, गिन लेना। कितनी हो रही होगी? 31। और इससे पहले जो आपने क्या लिखे थे, ये कितने थे? 13। 31 13 कितने होते हैं? 44। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग कितने होते हैं? और वर्ण कितने? 3। 15 हो गए। 5 क्या हो गए? येरे लेवे है 20। स्वर कितने होते हैं? वर्ण कितने हो गए? 31। आ गया समझ में? तो पहला दूसरा और तीनों से अघोष कहलाते हैं। तीसरा चौथा पांचवा येरे लेवे है और सभी स्वर ये क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष। दोनों बात समझ आ गई? कोई डाउट जिज्ञासा तो नहीं है? क्लियर है? अब लिखो इसके बाद प्राणवायु या प्राणवायु किसको कहते हैं? और ऑक्सीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? श्वास। तो लिखो प्राणवायु या श्वास के आधार पर। प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण। प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण। एक बार फिर से बोलो सर इसको। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। ठीक है ना? तो इसमें देखो, एक तो होता है अघोष, एक होता है सघोष। तो जिनमें गूंज नाद या कंपन नहीं हो अघोष, और जिन्हें गूंज नाद या कंपन के साथ बोला जाए वो क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष कहलाते हैं। तो प्राणवायु या श्वास के आधार पर, और प्राणवायु कहते हैं श्वास को, क्योंकि श्वास है तभी तक तो प्राण है। बिना प्राणों के श्वास नहीं और बिना श्वास के प्राण नहीं। तो प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक तो कौन सा होता है? अल्प प्राण। इसमें ना पहले समझना फिर लिखना। एक तो अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है? महाप्राण। दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण। तो अल्प माने कम, प्राण माने वायु। तो जिसके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकले अल्प प्राण, और जिसके उच्चारण में मुख विवर से ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकले महाप्राण। अब देखो, अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा येरे लेवे, और जहां पर येरे लेवे आएंगे वहीं क्या आते हैं? सभी स्वर। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण कौन से होते? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, तीनों से साथ में है। अब इनको अल्प प्राण क्यों कहा गया?
क्योंकि इनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, इसलिए अल्प प्राण है। इनको महाप्राण क्यों कहा? क्योंकि इनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको महाप्राण कहा। अब कम और ज्यादा कैसे? मैंने बोला क, ख, ग, घ अंग, तो जिसके उच्चारण में मुख से मात्रा, अरे लिखो मत, अभी समझा रहा हूं, अभी लिखाऊंगा, अलग तरीके से लिखाऊंगा, समझो। तो जिसके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकली वो क्या कहलाया? अल्प प्राण। और जिसके में ज्यादा निकली वो क्या कहलाया? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण अच्छे से समझना। देखो मैंने यहां पर बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना। कहते हैं ना, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। तो प्रयोग करके देखो, हाथ को आगे लाओ, ऐसे ऐसे करो और ऐसे मुंह के सामने ले आओ, ठीक है। मैं कहूं मेरे पीछे बोलना, कै, ख, ग, घ अंग। आपने कै बोला जब हवा यहां टकराई क्या? नहीं। ख बोला तो हवा तेजी से आई, ग बोला तो टकराई क्या? घ बोला तो जोर से टकराई, और अंग में टकराई क्या? बोलो, कै, ख, ग, घ अंग। बोलो, च, छ, ज, झ या। तो टकराई किस किस पे? दूसरे और चौथे पे हवा या टकराई। अब किसी को अगर अभी भी नहीं आ रहा हो समझ पे, नहीं समझ आ रहा हो तो घर जाना और घर जाके कोई भी वस्तु कहां रखना? हाथ पे, यहां ऐसे, और फिर बोलना कै, ख उड़ा। आप बोलना च, छ, ज, झ ऐसे बोलोगे तो जिसमें अगर कंपन हो रहा है, अगर जैसे ही आपने कै बोला वस्तु नहीं उड़ी, ख बोला उड़ गई, समझ लेना हवा आ रही। अब कई लोग ऐसे करेंगे, जाके 2 किलो का बांट रख लेंगे और फिर बोलेंगे कै, ख। अब 2 किलो बांट लायक तुम में खुद में भी तो हवा होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो हल्की वस्तु रखना कोई, ठीक है ना। जैसे अब मैंने ये रखा, अब मैंने इसको यहां रख दिया, अब जैसे मैं बोलूंगा कै, ख, हिला नहीं हिलाए, ग, घ, तो बोलने से अपने आप हिलेगा। तो हवा जहां टकराएगी वो कौन सा होगा? दूसरा, चौथा। नहीं टकराएगी, पहला, तीसरा, पांचवा। तो पता लगा नहीं लगा? तो जिसके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकले अल्प प्राण, ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकले महाप्राण। आगे समझ में नहीं आया? लिखो, अल्प प्राण। सबसे पहला लिखो अल्प प्राण, और अल्प प्राण में लिखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में, सर पै का उच्चारण करके बताओ, लो पै का करवा लो। मैंने बोला पै, फै, कितनी तेजी से उड़ा है? तो पै में उड़ा था क्या ये? नहीं, फै बोलते उड़ गया। तो आप बचपन में बहुत पंजीरी खाई और फूफा बोलते थे, हैं? फूफा। तो फा बोलते क्या होता? पंजीरी मुंह से बाहर भागती नहीं भागती। तो बिल्कुल ये क्या है, हर चीज का क्या है? प्रमाण होता है। अब देखो मैं पै पे ही बोल रहा हूं, मैंने बोला पै, फै, तो फै में तो हवा बहुत ज्यादा स्पीड से आती है क्योंकि फूफा होता है, और फूफा हमेशा स्पीड में रहता है? रहता नहीं रहता? क्योंकि विवाह में सबसे ज्यादा कौन बिगड़ता है? फूफा। और फूफा क्यों बिगड़ता है? देखा होगा ना, विवाह में सबसे ज्यादा रूठता कौन है? फूफा। कारण क्या है? क्योंकि फूफा हो जाता है पुराना, पिताजी के टाइम का, और जीजा होता है नया, नई नई रिश्तेदारी होती है, तो फूफा की देखभाल कम होगी, जीजा की ज्यादा होगी, नया नया रिश्तेदार है। फूफा देखता है इतना टाइम हो गया, मैं पुराना आदमी होते हुए मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, साला सब जीजा को ले लेके घूम रहे। फिर फूफा रूठ जाता है, चल रहे हम तो अपने गांव। होता है नहीं होता? फिर बुआ समझाती है बड़ी मुश्किल से, अरे कोई बात नहीं भतीजा, एक लास्ट आ दिया, रुक जाओ, वरना देख रही है वो कल का है, वो उसके साथ ऐसे रह रहे, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। तो फूफा सबसे ज्यादा रूठता है, नहीं रूठता? इसी वजह से रूठता है क्योंकि फूफा स्पीड में रहता है। लिखो अल्प प्राण, अल्प प्राण लिखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण
जिनके उच्चारण में मुख विवर से, विवर का मतलब क्या होता है? भीतरी भाग। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन से होते हैं अल्प प्राण वर्ण? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अब का वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? कै गे अंग। क्या होता है? कै गे अंग। च वर्ग का च जय या, च जय या। ट वर्ग का ट ड णे। त वर्ग का तै दैने। प वर्ग का पै बै में, पै बै में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और क्या आएंगे? ये रे ले वे, ये रे ले वे। और जहां अर्ध स्वर आएंगे वहीं पर सभी स्वर आएंगे। ये रे ले वे और सभी स्वर। और सभी स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? सभी स्वर कितनी हो गई इनकी संख्या? 30 हुई? नहीं हुई? कैसे हुई? वर्ग कितने? 5। वर्ण कितने? 3। 5 तिया 15। यर लेबे 4 अंतस्थ 19। और स्वर कितने होते हैं? 11 30। आगे समझ। लिखो महाप्राण। दूसरा लिखो महाप्राण। और महाप्राण में लिखो महा माने अधिक, प्राण माने वायु। तो जिसके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में क्या निकले? वायु बाहर निकले, क्या कहलाएगा? महाप्राण। लिखो महाप्राण में, महाप्राण में लिखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। तो मैंने कम बोल दिया क्या? अच्छा, अधिक लिखना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन से होते हैं? लिखो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, लिखो प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा,
चौथा। अब कै वर्ग का दूसरा चौथा, ख और घ, ख और घ। च वर्ग का छ और झ, ट वर्ग का ठ और ढ, त वर्ग का थ और ध, प वर्ग का फ और भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, तीनों से साथ में है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 14। 30 14 44। तो अल्पप्राण और महाप्राण समझ आ गए, याद रहेंगे। तो जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकली, अल्प प्राण, जिनके में ज्यादा निकली, महाप्राण। क्लियर है? समझ आ गया? अब लिखो आगे, छाप दो इसको और आगे लिखो। वर्ण विचार थोड़ी है तुम्हारे। आगे लिखो, लिखो आगे, रै के रूप। रै के रूप। और जो रै के रूप होते हैं, मूल रूप से तो तीन ही होते हैं, मूल रूप से तो तीन ही होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कुल रूप कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो ये रै होता है, एक ये रै होता है, एक ये होता है और एक ये रै होता है। ये कुल 4 रूप होते हैं, लेकिन एकमात्र यही रै ऐसा होता है जो अधूरा होता है। बाकी के सब कैसे होते हैं? पूरे होते हैं। दूसरे नंबर का जो रै है, यही एकमात्र कैसा है? अधूरा है। बाकी के सब कैसे हैं? पूरे। तो कहते भी हैं कि सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा होता है। जब किसी पेड़ पर फल लगते हैं, वो झुकता है या ऊंचा होता है? और जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो कैसा होता है? ऊपर, ऊंचा होता है। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य के पास बहुत ज्यादा क्या हो? धन हो, ज्ञान हो, कोई भी चीज हो, वो हमेशा कैसा रहेगा? शांत रहेगा। उछलता कौन है? अधूरे ज्ञान वाला, अधूरे पैसे वाला। जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा होगा, वो कभी दिखावा करता है? बिल्कुल नहीं करता। वो साइकिल पे भी चलेगा तो उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। लेकिन जिसके पास नया नया पैसा हुआ हो, उसको क्या है? मोटरसाइकिल पे चलने में भी क्या लगेगा? शर्म महसूस होगी। उसको फॉर्च्यूनर ही चाहिए। होता नहीं होता? तो जो अधूरा होता है वो ही ज्यादा ऊपर दिखता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग 4 दिन जिम चले जाते हैं तो ऐसे समझते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल हम ही हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े। होता ही नहीं होता? लेकिन जब 2-4 साल वो जिम कर लेता है, जब उसको बाकी आभास हो जाता है, ताकत बहुत हो जाती है, फिर वो कैसे रहता है? बिल्कुल शांत स्वभाव से, कभी नहीं झगड़ता। इसी प्रकार बहुत ही गंभीर व्यक्ति होगा, वो कैसे स्वभाव से रहेगा? शांत स्वभाव से। कभी भी वो ज्ञान का बखान नहीं करेगा, अपने ज्ञान का कभी बखान नहीं करता। और जो ज्ञान का बखान कर रहा है 100% वो कैसा है? अधूरा। मैं देखता हूं, बहुत सारी वीडियो को देखता रहता हूं, बहुत से लोग होते हैं आधे घंटे तक अपना केवल परिचय देते हैं, मैं फलाने सिंह, मैं ढीका सिंह। होता नहीं होता? मैंने इतने दिन यहां पढ़ाया, मैं इतना हूं, मैं ये हूं, मैंने इतना वो किया, फलाना किया। अरे भाई, यहां तेरी सगाई थोड़ी हो रही है। परिचय 2 ही जगह दिया जाता है, या तो इंटरव्यू में या फिर सगाई में। दोनों चीज थोड़ी चल रही है। तो क्या मतलब है? तू पढ़ा, अगर ज्ञानी है तो गंभीर है तो अपने आप पता लग जाएगा। जरूरत होती है क्या?
तो इसलिए बखान करने का काम केवल अधूरे का होता है। ऐसे देखो आप, जैसे किसी मटके में आप पानी भर दो, किसमें? किसी मटके में क्या भर दो? पानी भर दो, और वो मटका कैसा है? ऐसा है। मटका सही नहीं बन रहा। ये मटका है और इस मटके में क्या भर दिया? पानी भर दिया, और इस मटके में पानी भरा आधा, और फिर इसको सिर पे रख के चलो, गजबन पानी ने चाली, तो क्या होगा? अपने आप बाहर कूद के आ जाएगा, नहीं आएगा? अधूरा भर लो इसको आधा, और फिर मटके को सिर पे रखो और फिर लेके चलो, ऐसे हिलता जाएगा, खुद ही बता देगा मैं कैसा हूं, अधूरा हूं। और इसको फिर आप क्या करो? पूरा भर दो। कहां तक? यहां तक। अब आपने इसको पूरा भर दिया और इसको सिर पे रख के चलो, बिल्कुल शांत जाएगा, नहीं जाएगा? बिल्कुल भी हिलेगा क्या? हिलेगा कब? जब ये अधूरा होगा। तो जो अधूरा होता है वो ही कहां होता है? ऊपर होता है। पूरा जो होगा वो हमेशा कैसे रहेगा? झुक के रहेगा, नीचे रहेगा। तो एकमात्र यही रह ऐसा होता है जो अधूरा होता है, बाकी के सभी रह कैसे होते हैं? पूरे होते हैं। तो ये जो रह है ये कहां लगता है? ऊपर। अब मान लो मैंने लिखा राम रहीम, अलग लिखना, नहीं तो आसाराम बापू का बेटा आ जाएगा, राम रहीम। अब इसमें दोनों में, राम और रहीम में, रह पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा? मैंने लिखा कर्म और धर्म। अब इसमें रह कैसा आ रहा है? अधूरा। और अधूरा रह हमेशा कहां जाता है? अभी लिखो मत, समझ लो, लिख लेना आगे, चौथे वाला भी बताऊंगा। अब ये रह अधूरा है, कहां गया? ऊपर। रह अधूरा है, कहां गया? ऊपर। अब मान लो मैं इसको तोड़ूं, तो कै में से क्या निकला? ए। और रह में से कुछ निकलेगा क्या? नहीं, अधूरा है। और फिर मैं में से क्या निकला? तो रह अधूरा है कि नहीं है? बाकी सब पूरे, रह कैसा? अधूरा। कर्म धर्म। अब ये रह है, अब ये रह जोड़ेंगे तो ये रह कै की खड़ी पाई है कि नहीं? और खड़ी पाई है तो इस खड़ी पाई में से रह को जोड़ देंगे, कैसे लिखा? किरम। भय की खड़ी पाई है कि नहीं है? और इसमें रह जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ देंगे? ऐसे, क्या लिखा? ब्रह्म। तो जो हलंत लगता है वो हमेशा किस तरफ लगता है? सीधे हाथ की तरफ। और रह किधर लगता है? उल्टे हाथ की तरफ। और जब हलंत के साथ में ये रह जुड़ जाएगा तो कैसा रूप धारण करेगा? तो ये रह तीसरा ही है, लेकिन इसने चौथा रूप कैसे धारण किया? हलंत के साथ। आप जब गोल पैंदे वाले वर्ण लिखते हो, और गोल पैंदे वाले वर्णों में जब क्या जोड़ना है आपको? तीसरा रह। कौन सा रह? तीसरा रह। तो इसमें कहीं भी क्या है? वो खड़ी पाई आ रही है क्या? तो आपको अच्छे से पता है, ऊपर वाला हमेशा अधूरा और नीचे वाला पूरा होता है। अब इसमें रह जोड़ेंगे तो पहले ये अधूरा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अधूरा करेंगे तभी तो तीसरा रह जुड़ेगा। अब तीसरा रह जोड़ दिया। अब इस तीसरे रह ने कैसा रूप धारण किया? चौथा। किसके साथ जुड़ के? हलंत के साथ। ऐसे समझो, आप कभी किसी शादी विवाह में गए हो? सब गए होंगे, बस शुरू होने वाला है शादियों का सीजन। तो आप सभी शादी विवाह में गए हैं। शादी विवाह में गए हैं तो वर माला का आपने वो देखा है प्रोग्राम? वर वधू को और वधू वर को माला पहनाते हैं। तो पहले वधू वर को पहनाती है या वर वधू को पहनाता है? हैं? लड़की पहनाती है। कौन कौन ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, एक बार बताना। कई लोगों ने तो शादी ऐसे ही कर ली, शौक में ही शादी करनी है। उनको यही नहीं पता अभी तक कि वधू वर को पहले पहनाती है या वर वधू को पहनाता है। उससे तो बढ़िया वो है जो बारात में जाते हैं, कम से कम ध्यान तो रखते कौन किसको पहना रहा है? पहले वधू वर को पहनाती है। सही बात है। हाँ, लेडीज फर्स्ट नहीं होती, इसका कारण होता है, फर्स्ट और सेकंड कुछ नहीं होता। पहले वधू वर को माला पहनाती है। और ध्यान से देखना जब भी जाओ शादी में, अब वधू जब वर को माला पहना देती है, उसके बाद जब वर का नंबर आता है माला पहनाने का, तो 4-5 सेकंड तक वो माला को लेके ऐसे सोचता रहता है, 4-5 सेकंड तक। और 4-5 सेकंड सोचने के बाद फिर पहनाता है। तो वो क्या सोचता है पता है आपको?
वो सोचता है कि ये वो लड़की तो नहीं है जिससे मेरी सगाई हुई थी। फिर सोचता है चलो बढ़िया है, उससे तो सुंदर ही है, और पहना देता है। इसका कारण क्या है? जब उस लड़के की सगाई हुई थी उस समय जो घर पे उसके उपलब्ध था फेयर लवली वगैरह, उसे लपेट के आ गई। लीपा पोती जैसी हुई उससे आ गई सगाई में। लेकिन जब शादी होती है तब वो ब्यूटी पार्लर से सीधी आती है। कहां से सीधी? ब्यूटी पार्लर से। ब्यूटी पार्लर से सीधी कहां आती है? स्टेज पे आती है। तो इस वजह से लड़का सोचता है कि जिस समय मेरी सगाई हुई थी उस समय तो ये कौन थी? आलिया है। अब ये कैटरीना कहां से बन गई? फिर सोच के पहना देता है। तो वो सोचता इसीलिए, तो लड़की नहीं बदली, केवल लड़की का क्या बदला? रूप बदला। जैसे कि पुरानी ब्रांड एम्बेसडर को मर्सिडीज बना दिया हो, है? क्या कर दिया हो? मर्सिडीज बना दिया हो। अब देखो समस्या कब आती है? 3 दिन बाद। कब? 3 दिन बाद। क्योंकि मेकअप का प्रभाव कितने दिन रहता है? 3 दिन। 3 दिन बाद हकीकत सामने आती है। क्या सोचता है? मैंने पहले थी ये आलिया, बाद में बन गई कैटरीना, और 3 दिन बाद निकलती है कालिया, है? फिर हकीकत आती है सामने और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसा भगवान ने बनाया है बढ़िया बनाया है, बिना बात के ये फालतू के सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग करके दूसरे आदमी को कंफ्यूज मत किया करो, इससे और समस्या बढ़ती है। अब आप सगाई हो गई, जैसे थे वैसे उसको पसंद थी तभी तो सगाई हुई, तो फिर क्यों कैटरीना बन रही हो? है? जैसी हो वैसी रहो, शादी तो जब भी होगी। फालतू में 3 दिन के बाद में समस्या तुम्हारे लिए होगी। उम्मीद लगा के लाएगा कैटरीना की और निकलेगी कौन? तो दिक्कत होगी। ये वही स्थिति हो गई, लाया था मर्सिडीज और निकली कौन सी? ब्रांड एम्बेसडर। समस्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो जैसा भगवान ने बनाया वैसा ही रूप रखो, कोई जरूरत नहीं होती है ये सौंदर्य प्रसाधन, और इनकी वजह से भूत और आते हैं ज्यादा। इसीलिए तो देखते हो ना महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रकोप चढ़ जाते हैं, कभी कोई जिंद आ जाता है, कभी कोई भूत आता नहीं आता। मेरे साथ घटना घटी थी, रीट का बैच ही पढ़ा रहा था और मेरी आदत है ऐसे घूम के पढ़ाने की। बैच पूरा भरा था, 750-800 स्टूडेंट थे, 4 बोर्ड लग रहे थे ऐसे, मैं पढ़ा रहा था ऐसे। एक लड़की ने पीछे से क्लेचर निकाल के मेरी पीठ पे मारा खींच के। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक दिन, उस दिन क्या है वो लेट आई थी, काफी लेट हो गई थी, लेट आई थी तो पूरा बैच फुल, एक भी सीट नहीं खाली, कोई बिठा नहीं रहा। मैंने उसको आगे बिठा दिया, मैंने कहा एडजस्ट करके यहाँ बिठा लो इसको, आगे बिठा दिया उसको। अब मुझे क्या पता वो मुझ पे ही घटना घटेगी। और उसने क्लेचर मेरी पीठ पे मारा और बालों को खोल के और ऐसे जोर जोर से चीखने लगी, भयंकर जोर से। मतलब मैं वहां से लौट के जब तक यहां उसके पास आया तब तक तो 6-7 बेंच नीचे पड़ी, पूरी क्लास आधी से ज्यादा बाहर खड़ी, सब भाग गए। मैं उसके पास गया, सिर पे हाथ रखा, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, वो ऐसे वहीं लेट गई, सिर उसने बेंच पे रखा और वो लेट गई। मैंने पूछा कोई किसकी कोई जानकार है? कि हाँ सर इसकी भाभी क्लास में ही पढ़ती है साथ ही। वन कहाँ है? वन क्लास के बाहर खड़ी है। तो मैंने कहा तुझे तो साथ रहना चाहिए था। मान के सर जब इसकी ये स्थिति होती है तो ये बहुत भयानक स्थिति में आ जाती है 4-4 से भी नहीं रुकती है। फिर क्या करता है? फिर मैंने उसके घर वालों को बुलाया, उसके जो मम्मी पापा वगैरह थे, उसके मतलब जो सास ससुर जो उसके हस्बैंड वगैरह थे, उनको बुलाया, आए और वो ले गए उसको। मैंने बोला उनके क्या समस्या? उनके सर है ये समस्या हकीकत में होती है, कुछ लोग कहते नहीं होती, 100% होती है। ऐसे एग्जाम्पल मैंने प्रत्यक्ष कम से कम 200 प्लस देख रखे, 200 प्लस मेरे साथ खुद के साथ घटी हुई घटना है। अमावस्या की रात होती है और उस दिन क्या है, अमावस्या पे आप जानते हो गांव में क्या बनाते हैं, खीर पूरी वगैरह। तो गांव में आप जानते हो पहले, अब तो क्या है रास क्या है थोड़ी थोड़ी सी एक साथ कुटवा लेते, पहले रास को एक ही जगह इकट्ठा कर लेते, पूरी एक ही जगह इकट्ठा करके एक साथ कुटवाते। और पहले ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या कम थी, अब तो घर घर में हो गई। तो क्या होता है एक दिन में नंबर नहीं आता रास उठाने का, दूसरे दिन उठाते। तो फिर क्या करते, वहीं पर डाल देते, पिताजी वगैरह वहीं रात को सो जाते खाट लेके। तो मैं रात को 11:45 बजे, 11:30 पौने 12 बजे के बीच में क्या गया, उनको खाना लेके गया। खाना लेके गया तो उसमें पूड़ी सब्जी खीर वगैरह थी। तो मैं बीच जंगल में पहुंचा तो पीछे से पायलों की आवाज आई।
मैंने सोचा इतनी रात को कौन यहाँ घूम रही है, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर आवाज आई, तो मैं समझ गया कि आज कोई लपेटेगी तुझे। ये तो क्या है, आ गई आज तो कोई ना कोई भूतनी। अब मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ूं, फिर पायलों की आवाज शुरू, फिर थोड़ा सा रुक जाऊं, फिर बंद हो जाए। अब ये घटना काफी देर हो गई, तो मैंने क्या किया, जो खेत की मेड़ होती है ना, डोर मेड़ जो भी बोलते हो, जो भी है, उसमें मैंने वो टिफिन रखा, टिफिन को खोला, 2 पूड़ी निकाली, 1 पुआ निकाला, उसमें खीर रखी, रख के मेड़ पे बंद करके आगे बढ़ा, फिर कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब कोई भूखी मरी थी बेचारी। अब खा के शांत हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज घटनाएं होती हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैंने देखे। और इसका एक ही मूल कारण होता है सौंदर्य प्रसाधन। कई लोग होते हैं आस्की में फांसी खा के, जहर खा के मर जाते हैं। अब बेचारे भटकते रहते हैं, अब जो सुंदर सी कन्या दिखी फिर पीछे भागते। तो इस वजह से ये समस्या होती है। तो इसलिए सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कम कियो, और कम करोगे तो आप सुखी रहोगे। मूल कारण होता है ग्रह नक्षत्र का। जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं उनको ये समस्या होती है, जिनके ग्रह नक्षत्र मजबूत अच्छे होते उनको ये समस्या नहीं होती है। तो इस वजह से ये सारी दिक्कत आती है। तो यहां पर जो ये रह है, ये रह तो तीसरा ही है, बस इसका रूप कैसा हो गया, चौथा। किसके कारण, हलंत के साथ जुड़ के। तो रह बदला क्या, बस उसका रूप बदला। जैसे लड़की नहीं बदली, बस उसका क्या बदला, रूप बदला। वैसे रह नहीं बदला, रह का क्या बदला। तो जो चौथा रह है वो तीसरा ही रह होता है, बस हलंत के साथ जुड़ के ये कैसा रूप धारण कर लेता है। आ गया समझ में। तो लिखो इसमें ट्रक, ड्रम, लिखो ट्रक, ड्रम, ट्रक और ड्रम। छाप दो। आ गया समझ में रूप, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, याद रहेगा। अब लिखो आगे। हाँ हाँ आराम से छाप दो। एक प्रश्न और लिखाता हूं इसमें। महेंद्र अभी कोई क्लास नहीं होगी, लास्ट हिंदी की चल रही है अभी, ठीक है ना। लिखो, तो रह के कुल रूप कितने, मूल रूप कितने, तीसरा ही रह चौथे का रूप धारण कर लेता है। किसके साथ जुड़ के, हलंत। तो ध्यान रहेगा ना रह के रूपों का। जो दूसरे वाला रह होता है वो हमेशा अधूरा होता है। एक प्रश्न लिखो, निम्न लिखित में से स्वर रहित रह का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। निम्नलिखित में से स्वर रहित रह का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। पहला लिखो ग्रह, दूसरा लिखो ग्रह, तीसरा लिखो अंतर देशीय, और चौथा लिखो अंतर
छाप दिया, क्या होगा? है, पहले देख लेना ध्यान से, इसके अंतर्देशीय शुद्ध कौन सा है? निम्नलिखित में से स्वर रहित रे का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? पहले विकल्प में क्या आ रहा है? रे है या री है? री है, ठीक है ना। दूसरे में रे है लेकिन पूरा है। तीसरे विकल्प में जो रे आ रहा है कैसा आ रहा है? अधूरा आ रहा है। दोनों में अंतर्देशीय सही कौन सा है? दोनों ही सही है। अब सुनो, शब्द शुद्धि में इसको ध्यान रखना है। अंतर्देशीय, इसमें रे कैसा है और इसमें रे कैसा है? पूरा। मैं मेरे देश में ही घूमा हूं, इसका मतलब मैं कैसा हूं? अधूरा हूं। और मैं सभी देशों के बीच घूम लिया तो कैसा हो गया? पूरा। तो अधूरा है, इसका मतलब मैं कहां घूमा हूं? देश के भीतर ही घूमा हूं। मैं अधूरा हूं, इसका मतलब कहां घूमा हूं? देश के भीतर ही घूमा हूं। पूरा हो गया, इसका मतलब मैं कहां घूमा हूं? देशों के बीच घूमा हूं। तो अंतर्देशीय का मतलब देश के भीतर, और अंतर्देशीय पूरा हो गया, इसका मतलब देशों के बीच होगा, देशों के बीच होगा। इसी प्रकार होता है अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय। एक में रह अधूरा और एक में रह पूरा। अधूरा है इसका मतलब राष्ट्र के भीतर, और पूरा है इसका मतलब राष्ट्रों के बीच होता है। याद रहेगा? अब लिखो आगे। डे और ढे की पहचान के विशेष नियम। लिखाया थोड़ी था ये। डे और ढे की पहचान के विशेष नियम। लेकिन जब इनके नीचे बिंदी लग जाएगी तो इनको क्या कहेंगे? अड और अड। लिखो, अड और अड की पहचान के विशेष नियम। और विशेष नियम में सबसे पहला लिखो, यदि डे और ढे का प्रयोग यदि डे और डे का प्रयोग, लेकिन जब इसमें लिखोगे ना तो बिना बिंदी के लिखना है ना, क्योंकि बिना बिंदी वाले आएंगे इसमें। तो इसलिए यदि डे और डे का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए, यदि डे और डे का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए, यदि डे और डे का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। यदि डे और ढे का प्रयोग किसी शब्द के कहां हो जाए? प्रारंभ में, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। जैसे लिखो, जैसे डमरू, जैसे लिखो डमरू, ढोलक, ढक्कन,
डलिया, डोर, डिब्बा इत्यादि। तो इनका प्रयोग कहां हो रहा है? शब्द के प्रारंभ में। तो इनके नीचे बिंदु आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये शब्द के प्रारंभ में आ रहे हैं। तो डे और डे का प्रयोग कहां हो जाए? किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। दूसरा लिखो, दूसरा नियम। यदि डे और ढे से पहले, यदि डे और ढे से पहले, यदि डे और ढे से पहले अनुस्वार आ जाए, यदि डे और डे से पहले अनुस्वार आ जाए, आ जाए, यदि डे और डे से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। हाँ, डोला मारू में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे, जैसे पंडित, पंडित, पंडा, डंडा, पांडाल, चांडाल इत्यादि, इत्यादि। पंडित, पंडा, डंडा, पांडाल, चांडाल इत्यादि। एक बार इनको छाप देना। छाप दिया। तो पंडित, पंडा, डंडा, पांडाल, चांडाल, इनमें इनसे पहले क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है। अनुस्वार आ रहा है तो इनके नीचे बिंदु आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इनसे पहले क्या आ जाए? अनुस्वार। अगर मान लो इनकी जगह, अनुस्वार की जगह क्या आ जाता? चंद्र बिंदु, तो इनके नीचे बिंदु आता नहीं आता? जरूर आता, ठीक है ना। तो पंडित, पंडा, डंडा, पांडाल, चांडाल इत्यादि, तो इनके नीचे क्या नहीं लगेगा? बिंदु नहीं लगेगा। आगे लिखो तीसरा नियम। तीसरा नियम लिखो। यदि डे और ढे से पहले यदि डे और ढे से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो, यदि डे और डे से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। तो इनके नीचे बिंदु नहीं
लगता। लिखा। तो यदि डे और ढे से पहले क्या आ जाए, अधूरा पंचम वर्ण आ जाए, तो इनके नीचे क्या नहीं लगता, बिंदु नहीं लगता। अब अधूरा पंचम वर्ण, तो अभी आपने जो लिखे थे, पंचम वर्ण किसका बनता है, अनुस्वार का। अनुस्वार का ही पंचम वर्ण बनता है, लेकिन अगले वर्ण के वर्ग का। कैसे, देखो मान लो मैंने लिखा अलम, समझना, धनकार, मिला के लिखा तो क्या बना, अलंकार। अब जो अनुस्वार बनाए ये किसका बनाए, मैं का। अनुस्वार मैं का बना, ठीक है ना। अब पंचम वर्ण भी बनेगा, अनुस्वार का ही क्या बनेगा, पंचम वर्ण बनेगा, लेकिन किसके वर्ग का, अगले वर्ण के वर्ग का। आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अलंकार। ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब इसको और चाहो तो कैसे लिख सकते हो, अलंकार, ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों ही रूप शुद्ध हैं, तीनों ही रूप शुद्ध हैं। मैंने लिखा जैसे वयम धन कर, अब मैं का क्या बनेगा, अनुस्वार, तो इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। अब अनुस्वार का ही क्या बनेगा, पंचम वर्ण, लेकिन किसके वर्ग का, कै के वर्ग का। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते ही नहीं लिख सकते। और इसको कैसे लिख सकते हैं, भयंकर। तीनों रूप शुद्ध हैं कि नहीं है, तीनों के तीनों रूप कैसे हैं, शुद्ध है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। अब यूं मत कहना कि सर हमने तो आज तक केवल भयंकर यही देखा है? जब हम जाते रास्ते में लिखा रहता है भयंकर ठंडी बियर है, तो ये तो उसकी गलती है ठेका वाले की। उसको कैसे लिखने चाहिए, तीनों रूप लिखने चाहिए, लेकिन होता कौन सा है ये, लेकिन तीनों शुद्ध है कि नहीं। अब आप शंकर लिखते हो, कैसे लिखते हो शंकर, ऐसे लिखते हो, नहीं लिखते। अब आप शंकर को और कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी शुद्ध रूप है। और शंकर को कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कैसा रूप है, शुद्ध रूप है। तो अनुस्वार का ही क्या बनता है, पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण का ही क्या बनता है, अनुस्वार बनता है। तो देखो यहां पे, तो डे और डे से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। कैसे, मान लो देखो मैंने यहां लिखा, अभी पंडित लिखा था, अब पंडित को अनुस्वार के साथ भी लिख सकते, नहीं लिख सकते। और कैसे लिख सकते हैं, पंचम वर्ण के अनुसार। अब पंचम वर्ण बनेगा तो किसका, अनुस्वार का ही, लेकिन किसके वर्ग का, अगले वर्ण के वर्ग का। अगला वर्ण क्या है, डे, और डे वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, अणे होता है, नहीं होता। पंडित, पंडा, पांडाल, चांडाल, खंड इत्यादि। तो डैश डैश से पहले अगर अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदु लगता है क्या, बात समझ आई, छाप दो इनको। अब लिखो, आगे लिखो चौथा नियम। हाँ आराम से छाप लो, चौथा नियम। तीनों नियम समझ आए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी आपसे निर्मल सर जुड़ेंगे 5 मिनट में, ठीक है, एक बार इसको पूरा कर लो। अगला नियम लिखो चौथा, यदि डे और डे का प्रयोग, यदि डे और डे का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए, तत्सम या संस्कृत भाषा के
शब्दों में हो जाए, शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। जैसे 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 लिखो, एक मैंने लिखा सड और एक लिखा सडानन। ये सडानन पूछा था पटवार में, शब्द शुद्धि में। तो सडानन में डे के नीचे बिंदी आएगी क्या? षड में डे के नीचे बिंदी आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये कैसे शब्द हैं? तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो इसलिए इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? षड, षडानन। तो यदि इनका प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता, क्योंकि नियम किसने दिया है डे के नीचे बिंदी लगाने का? हिंदी ने। और संस्कृत पहले आई है, नियम हिंदी में आया है, तो इनके नीचे बिंदु आएगा क्या? नहीं आएगा। अगला 5वां नियम लिखो। यदि डे और डे का प्रयोग, यदि डे और डे का प्रयोग विदेशी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हो जाए, के शब्दों में हो जाए, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। ठीक है? ये ढोर कहां रोक रहे हैं? आवाज आ रही है जो। इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। जैसे लिखो, जैसे लिखो रोड। बताया था आपको, रोड अंग्रेजी का शब्द है कि नहीं? बिंदु आएगा? नहीं आएगा। रोड है, लाउड है, प्राउड है, साउंड है। अब इनके नीचे बिंदु आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके शब्द हैं? विदेशी भाषा के, या कहें किसके शब्द हैं ये? हैं? हाँ बिल्कुल, रोड, लाउड, प्राउड, साउंड इत्यादि। तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं कि नहीं है? और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, तो आप इसका अंग्रेजी रूपांतरण करोगे तो मैं पहले ही कह चुका था, अगर डे और ढे या फिर क्या आ जाए, अड और अड आ जाए, तो अगर डे और ढे आएगा तो इसके लिए तो क्या आएगा? डी और डी एच आएगा। और अगर क्या आ जाए अड और अड, तो इसके लिए आर और आर एच आता है। ये बात समझ आ गई? याद रहेगा नहीं रहेगा? आज वर्ण विचार आपका हो गया पूरा। ठीक है ना? अब अगली कक्षा होगी, उसमें बात करेंगे किस पर? संधि पर। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? अभी इनवल सर जुड़ने वाले हैं आपसे। ठीक है?
बाल बाल बच गया। मुझे तो नीचे सहदेव सर ने कहा 301 नंबर में। आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो, थोड़ा तेज कर। हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? क्या 14-15 मई? हम्म, तो अभी कुछ ही लोगों को भरोसा हुआ है। थोड़ा सा ठीक कर, क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तभी तो अभी तीनों। कौन है भैया? नाड़ी है कोई? क्या है? रीट का तीनों लेवल के मिला के अभी इतने स्टूडेंट हैं। इसका मतलब अभी कईयों को। हेलो हेलो। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। अच्छा, ऑनलाइन वाले कई सारे बच्चे भरतपुर की तरफ से, राम 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 भाई सबको। ठीक है, वो बोल रहे हैं आवाज़ आ रही है हमें। ऑनलाइन में तो थोड़ी सी आवाज़ भी जाती है ना। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले भी सब बच्चे ध्यान देना है, आपको भी ध्यान देना है। अभी स्टार्टिंग में इस वीक हमने कॉमन पोर्शन से क्लास शुरू किया है। 2-2 घंटे की क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है। और मंडे से फिर समय और बढ़ जाएगा। संडे को तो लॉकडाउन है, पता है ना। फालतू के घर से बाहर निकलोगे तो पुलिस वालों को बहुत मज़ा आएगा। इस संडे को ऑफिस वगैरह सब बंद रहने वाले हैं, इस टाइप से लेके, ठीक है। और मकर संक्रांति को भी आपके बैच की छुट्टी है। कब है? परसों। हाँ, तो परसों आपके बैच की छुट्टी रहने वाली है। कल सहदेव सर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कल 2 घंटे साइकोलॉजी की आपके कॉमन पोर्शन, एक तो साइकोलॉजी है, एक हिंदी है। तो कल हमारे साइकोलॉजी, जिनको आपने यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे प्रश्नोत्तर कराते हुए देखा होगा, विजय देवी सिंह सर, देखा है आपने? जो विभिन्न स्टेट के क्वेश्चंस और कराएं और बहुत सटीक रूप से, टू द पॉइंट रूप से साइकोलॉजी कराने के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो साइकोलॉजी टीचिंग मेथड्स के एक्सपर्ट हैं वो। तो वो आपको कल 2 घंटे की कक्षाएं जो है वो देंगे। परसों 14 तारीख की छुट्टी है। सैटरडे को वापस सहदेव सर की 2 घंटे कक्षा होगी। मंडे से फिर दोनों की कक्षाएं साथ साथ और शुरू हो जाएंगी। समझ आ गई बात? तो अभी धीरे धीरे ऐसा करके समय बढ़ेगा, और उसके बाद में शाम को आपको उनको बता के रखना है। जैसे फर्स्ट ग्रेड वालों को एक भेज दिया ना हमने बैच को, शाम को खाली देख के, वो खाली देख के भेजना नहीं है। बाद में इन्हीं में से 2 और हॉल चाहिएंगे इनको, तो 5-7 दिन में उनको वापस ठिकाने भेज देना है, ठीक है। तो इसी में अभी रीट फर्स्ट लेवल कौन कौन है? आप में से हाथ खड़ा करो, ठीक है। एसएसटी सेकेंड लेवल, एसएसटी, ठीक है। और साइंस मैथ, ठीक है। साइंस मैथ अल्पसंख्यक है, साइंस वाले कम बच्चे रीट के अंदर होते हैं ना। साइंस वाले कहते हैं सर हमारी फीस ज़्यादा क्यों करी, कोर्स तो एसएसटी के जितना ही टाइम लगता है ना। तो मैंने कहा कक्षा में आऊँगा, हाथ खड़े कराऊंगा तो पता चल जाएगा। कम विद्यार्थी होंगे तो फीस ज़्यादा होगी, ऐसा है। ठीक है, बस तो आपका जस्ट स्टार्ट हुआ था। जनरली कोई कोर्स शुरू होता है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर मैं उनका उत्कर्ष में स्वागत अभिनंदन करने के लिए कक्षा में ज़रूर जाता हूँ। चाहे यहाँ की क्लास हो, चाहे जोधपुर की क्लास हो, हर क्लास में गया हूँ और नियमित रूप से मिलता जुलता ही रहूँगा। कई बार ऑनलाइन भी मिल लूँगा। मान लो कभी आपको मेरे लिए कोई संदेश हो, बातचीत करनी हो ना, तो इनको टीम लीडर को यहाँ पे बोलना कि हमारे बैच को निर्मल सर से बातचीत करनी है, तो ये तुरंत 15 मिनट का टाइम लगाएंगे कि इतनी देर सर मिलेंगे। और मैं चाहे मोबाइल पे रहूँ, ऑफिस में रहूँ, घर पे रहूँ, कहीं पे भी रहूँगा, या फिर नेक्स्ट डे आपको सीधा जोड़ देंगे। इधर मेरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको सुन पाऊँगा, आप मुझे सुन पाएंगे। ऐसा कम्युनिकेशन जैसे अभी चल रहा है वैसा वैसा चलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ व्यवस्था हमने कर रखी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा हमने मैनेज किया हुआ, व्यवस्थित किया हुआ है।
कोर्स आपका रिकॉर्ड भी चल रहा है अच्छे से, तो रिकॉर्डिंग वगैरह वो भी लेके चलती रहेगी। तो मंडे से इनका समय, मुकेश उनको सूचना दे देना, मंडे से समय और हम मतलब बढ़ाते रहेंगे। और कोई खास बात किसी को पूछनी है, कहनी है तो बताओ। अच्छा, ऑड इवन वाले बैठे हैं ना, आप में से आज कौन वाले हो? इवन नंबर 12 तारीख, ठीक है। तो कल आएंगे ऑड नंबर वाले, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑड नंबर है वो कल आएंगे, ऐसा ही है ना? ठीक है, 4-5 दिन ये चलाएंगे जी, उसके बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो वैसे लेके चलेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। संडे को बैठ के रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी करना, घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहना, मतलब केवल यहाँ के कोर्स का इंतजार नहीं करना, यहाँ पे कब कोर्स होगा कब कोर्स होगा। कईयों को खाली यही चिंता होती है, कोर्स कब होगा कोर्स कब होगा। अरे तुम आगे हो, कोर्स तो चालू हो गया, तुम अब घर पे पढ़ना भी शुरू करो। यहाँ पे सेकंड हाफ में पढ़ रहे हो, फर्स्ट हाफ में घर पे भी पढ़ो। और आपका बैच का टोटल टाइमिंग जो है वो 2 से 8, बाद में 4 से 8, कभी कभी 3 से 8, ये टोटल टाइम ये है। जब बाद में पूरा बढ़ के होगा ना अलग अलग, तब ये टाइमिंग रहेगा, तो वो हम आपको फिर अलग से सूचित करेंगे। तो एक बार फिर आपका उत्कर्ष में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कल 2 से 4 दूसरे लोग जो आएंगे उनका लेके स्वागत। आप 2 से 4 कल ऑनलाइन पढ़ेंगे, और परसों जो है वो 14 तारीख की इस बैच में सबकी छुट्टी रहेगी। मकर संक्रांति है आपकी, इस बैच की पहली मनाइए। 15 को वापस क्लास रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।